नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं लाख टके की बात का यह विशेष संस्करण। मैं आज वाराणसी में 80 घाट पर मौजूद हूं, जहां दिल्ली में हिंसा का एक बड़ा दौर देखने को मिल रहा है। वहीं वाराणसी के इस घाट पर जहां गंगा आरती हो रही है, जहां गंगा जमनी तहजीब को एक बहुत बड़ी प्राथमिकता दी जाती है, वहां से इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली के उत्तर पूर्वी दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल के सामने लगे दिल्ली पुलिस और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। दंगा प्रभावित इलाके के लोगों से किया सीधा संवाद, सुरक्षा का दिया भरोसा। हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, कहा सही समय पर पुलिस ने नहीं लिया एक्शन, भड़काऊ भाषण पर जल्द एफआईआर दर्ज करने के आदेश। दिल्ली हिंसा में आईबी अफसर अंकित शर्मा की विभत्स हत्या, चांदबाग इलाके में नाले में पत्थर से बंधा मिला शव, शरीर पर चाकुओं से गोदने के निशान। अब तक हिंसा में 22 लोगों की हो चुकी है मौत। सीकर में नम आंखों से दी गई दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल को अंतिम विदाई, दिल्ली हिंसा के दौरान गोली लगने से हुई थी मौत। ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह पर पीएम मोदी की तरफ से चढ़ाई गई चादर, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चढ़ाई चादर, देश में अमन के लिए मांगी दुआ। दिल्ली हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला शांति मार्च, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। दिल्ली हिंसा पर विपक्ष के आरोपों पर सरकार का पलटवार, जावड़ेकर ने कहा सोनिया के बयान से गिरा पुलिस का मनोबल, पुलिस पर सवाल उठाना सही नहीं। समाप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2 मार्च तक के लिए भेजा गया जेल, पत्नी और बेटी को भी न्यायिक हिरासत, फर्जी प्रमाण पत्र का है मामला। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरे होने पर वायुसेना प्रमुख ने कहा सीमा पार से एक्शन हुआ तो बदल देंगे दुश्मन देश का नक्शा। चीन के लिए रवाना हुआ भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान, वुहान शहर में फंसे भारतीयों को लाएगा वापस। चीन की मदद के लिए भारत से भेजी गई है राहत सामग्री। उन्नीस के सिख दंगों के बाद दिल्ली ने पहली बार इतनी बड़ी हिंसा देखी है। 22 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और न जाने कितने घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली की ये हाल कौन बना रहा है? वो लोग जो सड़कों पर सीए का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या वो लोग जो घरों से पत्थरबाजी कर रहे हैं, या वो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे होकर सड़कों पर घूम रहे हैं? दिल्ली की ये विभत्स तस्वीर है, लेकिन ये प्रमुख तस्वीरें हैं दिल्ली की जो हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये बात अलग है कि अर्धसैनिक बलों ने आज पूरे शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है, कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है। दिल्ली की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन देखिए 10 प्रमुख तस्वीरें दिल्ली की। दिल्ली में 3 दिनों से जारी हिंसा के बाद आज हालात सामान्य हैं। हालांकि नफरत फैलाने वालों ने आज भी हिंसा की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। गोकुलपुरी के स्क्रैप मार्केट में दंगाइयों ने तीसरी बार आग लगाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इसे फेल कर दिया। दिल्ली में अमन के दुश्मनों की पहचान के लिए पुलिस आसमान से नजर रख रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हिंसा वाले इलाकों में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। जाफराबाद और मौजपुर के बीच में एसएसबी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बाबरपुर के इस इलाके की बात करें तो आप देख सकते हैं एसएसबी के जो जवान हैं, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम इलाकों को अब रैकी किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार पहुँच रही है उन इलाकों तक जहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगा फैला हुआ था। वहीं सीलमपुर में भी पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। हालात को सामान्य करने के लिए अब पुलिस गलियों में जाकर गश्त लगा रही है और साथ में पैदल मार्च निकाल रही है, ताकि लोगों में शांति स्थापित की जाए, उनको विश्वास दिलाया जा सके कि इलाके में अब शांति है और आप शांति बनाए रखें। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। चांदबाग में पथराव के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की भी मौत हो गई। अंकित का शव चांदबाग के नाले से मिला। उनकी मौत की खबर के बाद घर में मातम पसर गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है।
ये करावल नगर का इलाका है, करावल नगर का खजूरी खास रोड है, मेन रोड है ये, जहाँ पर ये इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। घर वालों का आरोप है कि ड्यूटी करने के बाद घर आया था अंकित, और उसके बाद जो है वो इसी जहाँ अंकित का घर है, खजूरी खास में अंकित का घर है, वहीं वो खड़ा था। अचानक गली के बाहर खड़े अंकित को कुछ लोग आए और उन्होंने उठा के ले गए और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए तीनों दिल्ली के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव, आईबी चीफ और दूसरे आला अधिकारियों के साथ दिल्ली के सुरक्षा हालात पर बैठक की। अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियों की तैनाती के बाद दिल्ली में आज अमन कायम होता दिख रहा है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली का यह हाल देखने के बाद आज जब बनारस में 80 घाट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं गंगा आरती चल रही है। गंगा आरती के साथ ही आत्मा को और मन को शांति मिलती है। यही शांति आज हमें दिल्ली में चाहिए, यही शांति आज हमें देश में चाहिए। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो आज आगजनी का दौर देखने को मिला, हिंसा का दौर देखने को मिला, पथराव का दौर देखने को मिला, उसे संभालने के लिए और उस पूरी समस्या को समझने के लिए बड़े पैमाने पर तमाम अधिकारी भी सामने आ रहे हैं। एनएसए अजीत डोवाल सड़कों पर बाहर हैं। बीती रात से ही एनएसए अजीत डोवाल सड़कों पर हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि स्थिति पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। आज एनएसए अजीत डोवाल ने जो कहा पत्रकारों से, सबसे पहले ये देखिए, फिर आपको बताते हैं कि एनएसए डोवाल का दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को नियंत्रण में करने में क्या भूमिका है। आप भरोसा रखिए कि आप लोगों को कोई तकलीफ है, कोई पूछा आपको भी अपने हिसाब से थोड़ा खबर भी करना चाहिए, पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। कोई तकलीफ है तो आप बाकी हमें जहाँ सर हम बिल्कुल आपके साथ हैं। कानून अपने हाथ में नहीं, भैया आप रहते यार किसी तरह से। देखिए ऐसा है, कानून के अंदर में हमारे को रहना, ये हमारा फर्ज भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और हमारे अपने लिए और हमारे बच्चों की उनकी सलामती भी है। अपने हम में रहना पीछे और जैसे घूमेंगे ऐसे पीछे अपने बच्चों के साथ। अगर कोई तकलीफ होती है मेरे को ठीक है सर, अगर कोई सबको बताया गया कोई तकलीफ कोई थोड़ी सी रास्ता दो पीछे वालों का। जिनकी रणनीति से देश के दुश्मन भौचक्के के रह जाते हैं, जिनकी आहट से आतंकवादी भी थर थर कांपते हैं, जिनकी नजर से घर के अंदर बैठा दुश्मन भी बच नहीं पाता। जब जब देश की रक्षा से जुड़े पहलुओं की बात होती है तब यही नाम सामने आता है, और वो है एनएसए अजीत डोवाल। ऐसे में जब दिल्ली का एक इलाका जल रहा था, हिंसा की चपेट में था, तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस सबसे बड़े सिपाह सालार को मैदान में उतार दिया। अजीत डोवाल को हालात को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने जैसे ही मोर्चा संभाला, उपद्रवी भाग खड़े हुए बिलों में दुबक गए। देर रात करीब 2 बजे अजीत डोवाल सीलमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक और स्पेशल सीपी एसएन श्रीवास्तव के साथ मीटिंग की। मीटिंग से निकलने के बाद एनएसए अजीत डोवाल खुद सड़क पर उतर गए और आला अफसरों के साथ जाफराबाद और सीलमपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एनएसए अजीत डोवाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। सूत्रों के मुताबिक अफसरों के साथ मीटिंग में डोवाल ने साफ कर दिया कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर्याप्त पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात करने के आदेश दिए। एनएसए अजीत डोवाल के दौरे का असर भी दिखा और आज सुबह तक हालात पर काबू पा लिया गया। जाफराबाद में रास्ता खुल गया, मौजपुर में सड़कों पर लोगों की आवाजाही दिखी। ये एनएसए अजीत डोवाल ही हैं जिन पर लोगों को भरोसा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शांति बहाली का मामला हो या फिर दुश्मन के घर में घुसकर आतंकियों पर प्रहार करने की रणनीति, वो हर काम को बखूबी अंजाम देते हैं। दिल्ली में भी उनके खुद मोर्चा संभालने से जल्द शांति की उम्मीद है। साथ ही उन गुनहगारों पर भी शिकंजा कस जाएगा जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। दिल्ली से मोहित बख्शी, सैयद आमिर हुसैन और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन।
अजीत डोभाल के सड़कों पर उतरने के साथ ही स्थिति पर नियंत्रण पाने में काफ़ी सहूलियत हो रही है, काफ़ी सफलता भी मिल रही है। लेकिन इस बीच शाहीन बाग पर हो रहे प्रदर्शन और उसके साथ साथ दिल्ली में फैली हिंसा को लेकर दिल्ली के दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां थी, जहां सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि शाहीन बाग मामले पर अभी सुनवाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये माहौल ठीक नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर जमकर फटकार लगाई। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली पुलिस के पास खुफिया जानकारी पहले से थी कि हिंसा हो सकती है, उपद्रव मच सकता है, उपद्रवी सड़कों पर आ सकते हैं। इसके बाद ठोस कार्रवाई नहीं हुई, और जब उपद्रव मच रहा था उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? और यही बड़ा सवाल है जो आज देश पूछ रहा है दिल्ली पुलिस से। 3 दिनों तक दिल्ली में कोहराम बरपता रहा, दिल्ली पुलिस क्यों चुप रही? शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन और दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग मामले को लेकर सुनवाई टालते हुए 23 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे 1984 को नहीं होने देंगे। हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और पूछा कि हेट स्पीच पर क्या कार्रवाई की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भाषण वाले वीडियो भी देखे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से हिंसा पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। शाहीन बाग केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए माहौल ठीक नहीं है। इसके साथ ही सबसे बड़ी अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सार्वजनिक जगह प्रदर्शन की जगह नहीं होती है। वहीं दिल्ली में हिंसा पर सियासत भी गर्मा गई है। आज सोनिया गांधी सामने आई, केंद्र और दिल्ली सरकार पर सबसे बड़ा हमला किया। मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र सरकार और बीजेपी पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई। बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। कैपिटल है ये भारत का और उसमें हो रहा है, और 308 की आपकी मेजॉरिटी है। क्या फायदे की आपकी मेजॉरिटी जब आप देश के कैपिटल को बचा नहीं सकते? क्या फायदे की आपकी हुकूमत जो कहीं ना कहीं इस दंगा भड़काने की मुहिम में शामिल हैं, वो चाहे किसी भी संगठन, किसी भी दल का व्यक्ति हो, कृपा करके दिल्ली को बर्बाद होने से बचाइए, ये सब मत कीजिए। दिल्ली के हिंसा वाले इलाकों में फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन जिस तरह सियासत हो रही है उससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इस वक्त शांति बहाली की बजाय सियासत क्यों? टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के हमारे दर्शकों से न्यूज़ नेशन की यही अपील है कि हमें शांति बहाल रखनी चाहिए। आखिरकार जब बनारस के घाट पर हम इस तरह से मौजूद हों, गंगा आरती अभी समाप्त हुई है, मन की शांति, तन की शांति, दिमाग की शांति, यही तो अपील है हमारे देश की, यही तो हमारी सभ्यता और संस्कृति है। हिंसा आखिरकार हम कैसे अपना सकते हैं? आइए बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसने न सिर्फ अब चीन को अपनी चपेट में पूरी तरीके से ले लिया है, बल्कि मध्य एशिया और उसके साथ साथ यूरोप को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन में अब तक 80,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें 2700 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूरोप में भी ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब ये दुनिया में एक महामारी का नया नाम बन चुका है, कोरोना वायरस। महामारी बन चुके कोरोना की वजह से किस कदर डर का माहौल बन चुका है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। चीन के अंदरूनी इलाकों में लोग बाहर के लोगों को अपने गांव में दाखिल होने से रोक रहे हैं। इस वीडियो में स्कूटी सवार को संक्रमित इलाके में जाने से रोकने के लिए अधिकारी ने कुंफू के पैतरे दिखाने शुरू कर दिए। चीनी कोरोना वायरस से निपटने के लिए रोबोट की मदद ले रहे हैं। चीन में बड़े पैमाने पर इस तरह के रोबोट फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन में कोरोना से अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना का ये खौफ चीन की सरहदों से बाहर निकलकर अब पूरी दुनिया को डरा रहा है। यूरोप में कोरोना का फैलाव जानकारों को हैरत में डाल रहा है। यूरोप में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर इटली में हुआ है। यहाँ 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 शहरों को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। यूरोप में लोगों के बीच कोरोना को लेकर पैनिक फैल रहा है।
यहाँ सुपरमार्केट और मॉल में लोग खरीदारी कर सामान स्टोर कर रहे हैं। हेल्थ और हाइजीन से जुड़े सामानों, खासकर मास्क और सैनिटाइजर की कमी होने लगी है। इटली के अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया में कोरोना संक्रमण पाया गया है। चीन के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा कहर साउथ कोरिया में देखा जा रहा है। यहाँ कोरोना के 1000 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से हांगकांग में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इराक के किरकुल में कोरोना वायरस के 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कुवैत में कोरोना वायरस के कारण साउथ कोरिया, थाईलैंड और इटली की विमान सेवा स्थगित कर दी गई है। चीन के बाहर कोरोना के फैलने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। WHO के मुताबिक जिन देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, वहां कोरोना घातक असर डाल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन में कोरोना वायरस को सीमित करने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मध्य एशिया के देश ईरान, वहां पर तो ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस ने बहुत बड़ा प्रकोप सामने रखा है। ईरान के मंत्री तक कोरोना वायरस से ग्रसित पाए गए हैं और उन्हें भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ईरान में अब तक 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। दरअसल इस बात को समझना आवश्यक है कि कोरोना वायरस 20 डिग्री से कम तापमान में बहुत तेजी से संक्रमित होता है, यानी कि फैलता है। और ईरान जैसे देश में अभी तापमान 20 डिग्री से कम ही है और ऐसे में उसके बहुत तेजी से फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। तस्वीरें 24 फरवरी की हैं। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरीची सरकारी प्रवक्ता अली रबी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी उन्हें पसीना आने लगता है। इसके बाद हुई जांच में उप स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना संक्रमित पाया गया। जानकारों के मुताबिक वुहान के बाद ईरान कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ईरान में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 95 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तस्वीरें तेहरान की हैं, जहां आपको तकरीबन हर शख्स मास्क पहने नजर आएगा। ईरान में मॉल, बाजार, दुकान, मेट्रो, हर जगह मास्क पहने लोग दिखने लगे हैं। जानकारों के मुताबिक ईरान में कोरोना के बढ़ते मामलों से अब इस वायरस के मध्य पूर्व में फैलने का खतरा बढ़ रहा है। ईरान की कमजोर सरकार और लचर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से इस देश में कोरोना का कहर बढ़ने की आशंका है। ईरान से बड़े पैमाने पर लोग पूरी दुनिया में काम करने और धार्मिक यात्राओं के लिए जाते हैं। ऐसे में यहाँ से एशिया और यूरोप में वायरस फैलने की आशंका जताई जा रही है। ईरान इसलिए खतरा बनता दिख रहा है क्योंकि सिर्फ जनवरी में ही करीब 30,000 लोग ईरान से अफगानिस्तान लौटे हैं। इनमें से 70% ईरान के कोम शहर से आते हैं, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इराक ने शनिवार को ही ईरान के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। अब मध्य पूर्व के बाकी देशों पर भी दबाव बन रहा है कि वो ईरान के साथ सीमाएं सील कर दें। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर कोरोना वायरस संक्रमण पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक कोरोना को लेकर ईरान दुनिया से सच छिपा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान का धन्यवाद दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या भव्य स्वागत हिंदुस्तान में हुआ और कितने खुश होकर वापस लौटे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये बताता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती कितनी अब ज्यादा पहले से मजबूत हो चुकी है। Melania and I have been awed by the majesty of India and the exceptional kindness and generosity of the Indian people. As we deepen our partnership with India, we remember that our two countries have always been united by shared traditions of democracy and constitutions that protect freedom, individual rights, and the rule of law. And working together, I know that our two nations will continue to achieve new breakthroughs, unlock new potential, and forge even brighter futures in the years ahead. We think we're at a point where our relationship is so special with India. It has never been as good as it is right now. Once again, we want to thank you and the entire nation of India for honoring the United States with its outstanding welcome. And I'm pleased to say that the U.S.-Indian partnership is now truly stronger than ever before.